हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 11th फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट कुछ छोटी छोटी टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे इस चैप्टर में यूज होने वाली है, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पार्टिकल। पार्टिकल किसे कहते हैं? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो बहुत फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मीनिंग है कि आप जिसका इजीली मास बता सकें, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कहते हैं। उसका साइज जो है या स्ट्रक्चर जो है वो इग्नोर किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मास फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा जो ऑब्जेक्ट है उसको पार्टिकल हम बोलते हैं। जब ऐसे पार्टिकल्स को एक जगह एक ही बॉडी के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो टर्म क्या जाती है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का सिस्टम, बड़े सारे पार्टिकल्स हमारे पास आते हैं। तीसरी चीज, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? एक ऐसी बॉडी जिसका शेप और साइज डेफिनेट हो। डेफिनेट का मीनिंग है फिक्स हो। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, जो पार्टिकल से मिलकर बनती है। चौथी टर्म है हमारे पास इंटरनल फोर्सेस। एक बॉडी के अंदर जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं इंटरनली, वो इंटरनल फोर्सेस कहलाती है। लास्ट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मीनिंग है वो फोर्स जो एक बॉडी के ऊपर बाहर से लगाई गई है, किसी ने बाहर से लगाई है, उसका मोशन चेंज करने के लिए, रेस्ट पे करने के लिए उसको, या उसको मोशन में करने के लिए, या यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो बाहर से लगी उसको हमने क्या नाम दिया? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये टर्म्स भी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से ये, वो है रिजिड बॉडी के मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए टॉपिक जो रहेगा वो है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी किस किस टाइप के मोशन जो है वो कर सकती है। तो पहला जो मोशन रहेगा वो है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो मोशन होता है। जब सारे के सारे पार्टिकल उस बॉडी के स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे तो वो हमारे पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। जैसे व्हेन एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, व्हेन एवरी पार्टिकल ऑफ body moves with same linear velocity। जब वो सेम लीनियर वेलोसिटी के साथ ही मूव करेंगे सारे। जैसे कि एक ये बोर्ड है, इस प्लेन पे ये ब्लॉक रख दिया लकड़ी का, इसके अंदर ये पार्टिकल है, अगर हम मान लें 3, तो ये किसी भी तरफ मूव करे, मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहे हैं तो तीनों पार्टिकल ऐसे दें डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी के साथ लीनियरली मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके के मोशन को हम बोल देते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये पहला टाइप है जो मोशन का है हमारे पास। दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन उसे बोलते हैं जब एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के सराउंडिंग में घूमती है। जैसे पहले लिख लेते हैं, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट इटसेल्फ,
अपने चारों तरफ घूमती है एट एनी एक्सिस then every particle moves in a circle, then every particles moves in a circle of different radii, अलग अलग रेडियाई में वो घूमते हैं। देखिए कैसे, अगर ये एक्सिस है और ये कोई रिजिड बॉडी है, अब ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के सराउंडिंग में ऐसे घूम रही है, अपने चारों तरफ घूम रही है फिक्स एक्सिस पे। अगर हम 3-4 पार्टिकल मान लेंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब जब ये बॉडी घूम रही है तो पार्टिकल भी घूम रही है। ये है सेंटर एक्सिस कह सकते हो आप, या वो एक्सिस जिसके अलोंग ये मूव कर रही है। इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका डिस्टेंस कुछ और। तो जब ये घूमेंगे तो इसकी तो इतनी रेडियस होगी, ये इतनी रेडियस के साथ सर्कल बनाएगा, ये इतनी रेडियस के साथ बनाएगा और ये इतनी रेडियस के साथ बनाएगा। तो क्या बोला, हर पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा डिफरेंट रेडियस के साथ ऐसे। और एक बात याद रखना, जो पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही होगा वो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई आर ही नहीं है। और जब आर नहीं होता तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, v = r ओमेगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर r 0 हो गया, अब एक्सिस पे है तो एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, 0। तो r 0 हो गया, if r = 0 देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल यही है आपके पास। और सीलिंग फैन, पंखा जो है एक्सिस फिक्स होती है, नीचे वो घूमता है, तो सीलिंग फैन जो है उसका एग्जांपल है। तीसरा जो है मोशन का टाइप वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तीसरा मोशन जो है वो दोनों का कंबाइन है, एक ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशनल भी हो और कॉम्बिनेशन भी हो, दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन हो। तो देखिए ये पहिया आप मान लीजिए, ये इस डायरेक्शन में घूमता हुआ, तो एक तो ये लीनियर मोशन कवर कर रहा है, और एक ये जिस एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है अंदर, उस एक्सिस के साथ इसके पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन पजेस कर रहे हैं। तो अगर ये एक पार्टिकल यहाँ है तो वो इस डायरेक्शन में, ये तो लीनियर दिखा रहा है, और जिस एक्सिस के सराउंडिंग में ये मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सर्कुलर मोशन में है। बट एक चीज याद रहे, जो पार्टिकल अपर सरफेस पे या ऊपर ही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो सरफेस के साथ टच में है, क्योंकि सरफेस के साथ टच में होने से फ्रिक्शनल फोर्स उसको थोड़ा सा बाइंड अप करती है। तो ये मोशन थे हमारे पास रिजिड बॉडी के, जो आपको क्लियर होने चाहिए थे कि कैसे कैसे रिजिड बॉडी मोशन करती है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं उसके ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। कैपिटल सी स्मॉल एम, CM बोल देते हैं इसको। जिस तरीके से पूरे स्टेट का CM बहुत मेन होता है, ऐसे ही इस चैप्टर का ये CM बहुत मेन है इस यूनिट में। देखिए किसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, क्या चीज़ है ये। मोशन पता लगाने के लिए बॉडीज का हमने न्यूटन्स के लॉ को पढ़ा, लेकिन एक चीज़ जो न्यूटन्स के लॉ की खास बात है वो शायद आपने ना पढ़ी हो, कि न्यूटन्स के लॉ जो है
वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होते हैं, छोटी छोटी पॉइंट जैसी चीज़ों पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे कितना छोटा साइज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सारी चीज़ों पर, एटम जैसी चीज़ों पर। जब रिजिड बॉडी की बात करते हैं जिसका साइज एटम से बहुत ज़्यादा है, तो हम न्यूटन के लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अप्लाई हो, क्योंकि उनकी हेल्प से ईजिली मोशन का पता लगाया जा सकता है। तो न्यूटन के लॉज को रिजिड बॉडी पर अप्लाई करने के लिए, बिगर बॉडी पर अप्लाई करने के लिए ही इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई कितनी भी बड़ी बॉडी हो, हम उस बॉडी का पूरा मास किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि इस पूरी बॉडी का मास जो है इस एक पॉइंट पर ही कंसंट्रेटेड है। अब एक पॉइंट पर है तो वो तो पॉइंट है, और पॉइंट पर आप न्यूटन्स के लॉ लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें डील करते हैं। क्या स्टेटमेंट कहलाती है इसकी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, देन इज अ पॉइंट, वो एक पॉइंट होगा वेयर, जहां पर मास ऑफ बॉडी, होल मास ऑफ बॉडी, वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज supposed to be concentrated, जहां पर पूरी बॉडी के मास को ये माना गया है कि वो वहां पर जो है वो कंसंट्रेटेड है। लेकिन एक चीज और, एक लाइन और साथ में लिखनी है कि अगर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पर लगेंगी वो भी यही मानी जाएंगी कि वो सारी फोर्सेस जो है उसी पॉइंट पर काम कर रही हैं। तो एक लाइन और भी लिखेंगे हम, so that if all the external forces, so that if all the external forces acting on rigid body के ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हो, were to be applied, were to be applied, ये माना जाएगा कि वो सारी जो है वो सेंटर ऑफ मास पर ही काम करेंगे। अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, सारा मास भी एक ही पॉइंट पर माना जाएगा जिसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे, और जो बाहर से फोर्स लगेगी वो भी उसी पॉइंट पर मानी जाएगी कि वो इसी पर लग रही है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। कुछ बातें हैं जो आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पता होनी चाहिए। पहली, ये जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट है ये बॉडी के अंदर ही हो, ये बॉडी से बाहर भी हो सकता है। द CM may or may not be inside the body, पहली बात आपको पता होनी चाहिए। CM may और may not be inside the body, बॉडी के अंदर हो भी सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी ऐसे पॉइंट को भी CM जो है वो मिल सकता है, ऐसा पॉइंट भी CM है जो उस बॉडी के अंदर ही ना हो। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। जैसे दो बॉडीज आपने ले ली, उनको धागे से जोड़ दिया, टोटल मास का अगर आप एवरेज निकालोगे तो आधा जो होगा, ये एक सिस्टम है, दो बॉडीज का सिस्टम, इस सिस्टम का आधा मास इधर आधा इधर, और दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे कंसंट्रेटेड तो वो यहाँ मिलेगा। अब ये पॉइंट ना तो इस बॉडी पे है ना इस बॉडी पे, ये तो जोड़ने वाले धागे के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास धागे पे आ गया, जबकि बॉडीज के अंदर तो आया नहीं। वही एग्जांपल है आपके पास, जैसे इट ऑलवेज लाइन, अगली लाइन में चीज क्लियर हो जाएगी, इट ऑलवेज
लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द, जो कि इसको ज्वाइन कर रही है टू मासेस को, दो मासेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो उस लाइन पर भी मिलेगा आपको, लाइन तो बॉडी के अंदर होगी नहीं। ठीक है, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं किसी बॉडी की, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Cm remains at same position due to effect of internal forces. Cm remains at same position due to effect of इंटरनल फोर्सेस। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए इनके पॉइंट्स के बारे में, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अब हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसके अंदर दो बॉडीज हैं, टू बॉडी सिस्टम जिसे आप बोलते हो, और उसका सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास का। देखिए सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखिए दो बॉडी सिस्टम कंसीडर करते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दो बॉडी हमने कंसीडर की, एक है बॉडी ए, मास m1 बॉडी ए जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है r1, ये पहली बॉडी। ये दूसरी बॉडी m2b पोजीशन वेक्टर r2, इन दोनों को इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, और मान लेते हैं जब ज्वाइन किया है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आया, मान लो Cm, तो उसका भी सेंटर से पोजीशन वेक्टर होगा ये, जिसको हमने लिखा RCm। यही निकालना है हमें, पोजीशन निकालनी है ना, तो पोजीशन तो ये बताएगा। अब देखो अगर ये दो बॉडी मिलकर एक सिस्टम बना रही है तो इन दोनों बॉडीज आपस में भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी। इस बॉडी पर इसने जो फोर्स लगाया वो है F, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, इस डायरेक्शन में। इस बॉडी पर इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वो है फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट। ये है इंटरनल फोर्सेस जो ये एक दूसरे पर लगा रही है। एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है स्मॉल f1, इसके ऊपर लग रही है स्मॉल f2। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बॉडी कंसीडर करी m1 ए पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर r1, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स f1 है। दूसरी बॉडी m2 b पर जिसका पोजीशन वेक्टर r2, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स f2 है। दोनों को एक धागे से ज्वाइन कर दिया किसी भी तरीके से लाइन से, और अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर RCm हमें निकाल के बताना है कि कहाँ होगा एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास। और ये दोनों एक सिस्टम बनाती हैं, तो सिस्टम में दो पार्टिकल जुड़ के तब रखते हैं जब उन पे एक फोर्स होती है। तो ये जो फोर्स फील कर रहा है वो है फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, इसने लगाई। ये जो फील कर रहा है वो है फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, जो इसने लगाई, वो उसकी इंटरनल फोर्सेस है। तो दो मासेस m1 और m2 हमने कंसीडर किए। We consider two masses m1 and m2 having position vector r1 and r2, ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। अब इन दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या होगी किसी इंस्टेंट में, देखिए velocities of two masses at any instant। ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए ये पहले लिखा है, वरना डेरिवेशन तो दूसरे वहां से शुरू करूंगा मैं अभी। बस
बस आपको वैसे वेलोसिटी बता रहा हूँ कि पहले की वेलोसिटी v1 रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो किसके इक्वल dr1 बाय dt एंड दूसरे की वेलोसिटी dr2 बाय dt। ये है हमारे पास वेलोसिटीज, ठीक है, ये है वेलोसिटीज। अब हम ये चीज जो है आगे यूज करने वाले हैं, आपको याद रखना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, जो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखो, फर्स्ट बॉडी पर लगने वाली फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी ये है, तो इस पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है, ये और ये, तो टोटल फोर्स में ऐड करेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, टोटल फोर्स किसके इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बॉडी की बात करें, F2 एक्सटर्नल फोर्स, F21 इंटरनल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड इक्वेशन। ये दूसरी बॉडी न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशनों को। देखो, ऐड हमने कर दिया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर F1, F12, F2, F21, और राइट हैंड साइड पे आ जाए आपके पास ये। अब देखिए ध्यान से, ये दो फोर्सेस जो हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रही है उस पर उतना ही ये लगाएगी न्यूटन थर्ड, यानी कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 न्यूटन थर्ड लॉ। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचेगा, F1 प्लस F2, इनको टोटल मैं मान लेता हूँ F1 प्लस F2 को टोटल मान लेंगे F। अब देखिए, यहां से मैंने कॉमन ले लिया d बाई dt, अंदर रह गया P1 P2, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब देखिए, d बाई dt F मास m1, वेलोसिटी v1, मास m2, वेलोसिटी v2। मोमेंटम यही तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इनटू में सेकंड का। अब देखिए, v1 की वैल्यू हमने पहले इसीलिए निकाली थी कि अब हमें वो वैल्यू पुट करनी है, तो अब वैल्यू पुट करिए। देखिए, d बाई dt m1 v1 की जगह रख दिया आपने dr1 dt प्लस m2 dr2 dt। ये जो d बाई dt है, ये दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले आओ, तो F इक्वल हो जाएगा, एक d बाई dt तो पहले से था और ये भी बाहर ले लिया, तो ऊपर d का स्क्वायर और नीचे dt। ये देखो, कई बच्चे सोचते हैं मैंने t का स्क्वायर किया, नहीं, ये dt कंबाइंड टर्म है, तो पूरे का स्क्वायर है। अंदर रह गया m1 r1 m2 r2, ये हमारे पास टर्म अंदर रह गई। अब देखिए क्या करना है आपको, एक कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, जो हमने कर दिया, और उसी टर्म्स के साथ आपको डिवाइड भी करना है। कर दिया, वो भी देखिए, m1 प्लस m2 से ही इस टर्म को मल्टीप्लाई किया और इसी टर्म से इसको क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का वो आ गया, निकल गया। अब देखिए, ये जो चीज है, ये कहलाता है हमारे पास RCM। अब हम क्या लिख सकते हैं,
ये जो चीज़ है ये RCM के इक्वल है, तो RCM का फॉर्मूला क्या है निकल के, पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो M1 R1 M2 R2 M1, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने एक्चुअल में निकालना था, तो आपको ये याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे यहाँ हम कर लेते हैं स्पेशल केसेस। अगर दोनों के दोनों मासेस आपके इक्वल हो जाएं, लाइक फर्स्ट स्पेशल केस M1 इक्वल हो जाए M2 के, उनको हम निकले M, तो ये फॉर्मूला जो है RCM का क्या हो जाएगा, M1 की जगह भी M रखेंगे, यहाँ भी M और नीचे भी M, तो ये हो गया MR1 MR2 M प्लस M, तो ऊपर M कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, नीचे हो गया 2M, M से M कट गया, तो इसका मीनिंग है R1 प्लस R2 बाय 2, कि जो अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में लाई करेगा, उनके बिल्कुल बीच में। दूसरा, अगर RCM 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, इसको इधर लेके आओगे वो भी 0, तो क्या रह जाएगा M1 R1 M2 R2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको दूसरा पूछ रखा हो, जैसे R2 की वैल्यू निकालते हो, तो माइनस ऑफ M1 R1 M2, R2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो एक पोजीशन वेक्टर की, अगर वो गिवन है। एक बात याद रखें, ये दोनों मासेस अगर इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में है। अगर मासेस इक्वल ना हो तो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी की तरफ सरक जाता है जो हैवियर होती है। जैसे ये बड़ी बॉडी, ये छोटी बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास ये इनका सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलेगा आपको, हैवियर बॉडी की तरफ सरक जाते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए हैवी बॉडी नीचे अगर वेट बढ़ता रहेगा, R2 की वैल्यू कम होती चली जाएगी, वो उसकी तरफ सरक जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो आया सेंटर ऑफ मास का, वो ये था। देखिए दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो फॉर्मूला आया हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, ये ऐसे अगर आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना चाहो, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको अलग से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो। M1 R1 की जगह A1 हो जाएगा, M2 A2 अपॉन में M1 प्लस M2। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो सेंटर ऑफ मास की, तो वो हो जाएगी M1 V1 M2 V2 M1 प्लस M2। लेकिन वेलोसिटी के केस में बात याद रखना, ये बीच में प्लस का साइन तब रहेगा जब दोनों बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। M1 की भी डायरेक्शन इस तरफ और M2 की भी डायरेक्शन इस तरफ। अगर M1 की डायरेक्शन इधर और M2 की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, एक दूसरे की तरफ हो गई, तो जो फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का वो हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2, M1 प्लस M2, फिर ये माइनस का आ जाएगा अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों सेम है तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अगर जैसे हम दो बॉडी सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, बॉडी से बढ़ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा। 3 है तो M3 R3, 4 है सो ऑन, ऐसे M3 सो, तो वो हो जाएगा आपके पास जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, n तक चला जाएगा, MnRn Mn ऐसे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।